गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले सभी। तो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिया था, ये गेट लगा जाना। प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसका तो 400 नैनोमीटर आ ही जाएगा, रख के तुम सोल्व कर लेना। वो जो अपने पास एक गोलीय सतह थी, गोलीय चेंबर था, बताया था मैंने, यहाँ एक स्रोत रखा हुआ है, बल्ब रखा हुआ है, इसकी पावर दी थी 100 वोल्ट। ठीक है, और लेकिन मैंने 100 वोल्ट पावर देने के बाद में यहां पर आपको इसकी एफिशिएंसी मतलब इसकी दक्षता भी दी थी 60%। इसका मतलब क्या है? 7% लाइट ही जो है वो मिल रही है 100 वोल्ट की। ठीक है, उतनी ही कन्वर्ट हो पा रही है। और वो जो लाइट आ रही है वो इस सतह पर क्या लगा रही है बच्चों? बल और प्रेशर दोनों लगा रही है, बल और दाब दोनों लगा रही है। तो दाब पूछा था, और आपको पता है दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अब ये सतह कैसी दी थी मैंने? अवशोषक दी थी क्या? तो अवशोषक दी थी तो एफ को क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बटा सी। अरे डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू आर बटा सी होता है, तो डब्ल्यू आर जीरो हो गया ना, तो डब्ल्यू बटा सी अपॉन ए। अब ये डब्ल्यू कौन सा वाला होगा? लाइट वाला होगा। तो ये 100 वोल्ट तो यहां रखेंगे नहीं, 100 का 60% कितना होता है? 60। तो 60 तो यहां रखेंगे ए की वैल्यू। अच्छा, ए की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों? बिल्कुल, यहां मैंने रेडियस दिया है आपको 20 गुणा 10 की घात -2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। सेंटीमीटर में दिया था 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्षेत्रफल क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान रखना है सर्किल नहीं है, ये क्या है? गोला है। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई गुणा 20 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। और सी की वैल्यू बच्चों तुम्हें रखनी थी 3 गुणा 10 की घात 8। तुम जब सोल्व करोगे इसको तो 4 गुणा 10 की घात -7 पास्कल ये आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बाकी बताने लायक नहीं है, कर लोगे सोल्व, उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यहां तक बच्चों हमको फोटोन के बारे में जो भी जानकारी लेनी थी हमने सब ले ली है, क्योंकि हमने जैसे ही प्रकाश को कण माना, प्रकाश के कण का नाम फोटोन है, तो हमने जब उसको कण माना तो जो एक कण के साथ हो सकता है वो सारी बातें लगभग हमने कर ली। जैसे कण का द्रव्यमान होता है वैसे हमने फोटोन का द्रव्यमान निकाला, कण का संवेग होता है फोटोन का संवेग निकाला। ठीक है, इसके बाद किसी स्रोत से जब प्रकाश निकल रहा है तो हम क्या मान रहे हैं? कणों के रूप में निकल रहा है, फोटोन के रूप में निकल रहा है। तो जो कुल ऊर्जा होगी उसको कैसे लिखेंगे फिर? कुल ऊर्जा को लिखेंगे फोटोन के रूप में कैपिटल एन एस सी बटा लेमडा, जहां एन क्या होता है? फोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ फोटोन्स। और फिर उसके बाद अगर हमें शक्ति लिखनी है तो कैपिटल एन को क्या लिख दो? स्मॉल एन क्या होता है? प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, और एस सी बटा लेमडा। फिर उसके बाद अगर हमें तीव्रता लिखनी है तो तीव्रता क्या लिखेंगे? एक्स एस सी बटा लेमडा, जहां एक्स क्या होता है? फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तक हमने सारी बातें कर ली थी। फिर और तो और हमने कोई कण जब किसी सतह से टकराता है तो उस पर बल लगाता है, तो वैसे ही फोटोन कितना बल लगाएंगे, लाइट कितना बल लगाएगा, दाब लगाएगा, ये सब कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब बच्चों ये फोटोन थ्योरी का यूज करके आइंस्टाइन आपको समझाएंगे या व्याख्या करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की। बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हम क्या देख रहे थे प्रैक्टिकली, कि एक विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश ले लेते या उसके बराबर ले रहे थे, तभी बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे। यही देखा था। और वेवलेंथ की टर्म में, तरंग दैर्ध्य की टर्म में बोले तो एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य या उससे कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश आपतित कर रहे थे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे क्या? ठीक है, एक तो ये बात थी। जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत समझा पाया था क्या? नहीं, मैंने बताया था प्रकाश के तरंग सिद्धांत वाले फॉर्मूले में कहीं भी लेमडा और न्यू नहीं आता। तो उसके फॉर्मूले से उसकी तीव्र, उसके लिए तो आवृत्ति का बस यही फॉर्मूला होता है, इसके आगे कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू ए इंटू टी। तो इसके फॉर्मूले में तो सब कुछ किस पर निर्भर करना चाहिए? तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा किस पर निर्भर कर रहा था? आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य पर। इसके फॉर्मूले में तो कहीं आवृत्ति तरंग दैर्ध्य नहीं आता, तरंग सिद्धांत माने तो इससे हम ये बात तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि क्यों एक विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा या विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से कम पर फोटोन सॉरी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिना टाइम लिए बाहर आ रहा था, टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जबकि प्रकाश के तरंग सिद्धांत अनुसार तो बच्चों ऊर्जा कैसे आती है? सतत रूप से आती है। सतत रूप से, सतत रूप का मतलब ये होता है जैसे आप पौधों को पानी देते हो, पाइप से देते हो ना, तो सारा पानी एक साथ चल जाता है क्या? धीरे धीरे जाता है। ठीक है, और फिर जब पानी उसमें जितना चाहिए उसको मिल जाता है फिर आप दूसरे पौधे पे लगा देते हो पाइप को। तो ऊर्जा भी प्रकाश से कुछ बच्चों ऐसे ही आती है।
ठीक है, ऊर्जा भी कुछ ऐसे ही आती है, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। और जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल जाए इतनी कि वो बाहर निकल जाए, तब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बिना कोई टाइम लिए बाहर निकल रहा था। तो बच्चों ये सारी बातें आपका तरंग सिद्धांत जब नहीं समझा पाया, तो फिर आइंस्टाइन ने दिमाग लगाया और आइंस्टाइन ने बोला कि आप मेरी मानो। क्या मानो फिर? उसने बोला कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में मत मानो, ये मानो कि कोई भी जो धातु की सतह है वो प्रकाश को या विकिरणों को ऊर्जा के बंडलों के रूप में अवशोषित करती है। और सही बात भी है। क्यों सही बात है? क्योंकि बच्चों प्रैक्टिकली क्या देखा जा रहा था, खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन बिना टाइम लिए बाहर निकल रहा है, हैंड टू हैंड बाहर निकल रहा है जैसे ही प्रकाश आपतित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को जितनी भी एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी ऊर्जा जब हैंड टू हैंड मिलेगी तभी तो वो हैंड टू हैंड बाहर निकल सकता है। अगर धीरे धीरे मिलेगी तो फिर एकदम से बाहर निकल पाएगा क्या? तो इसका मतलब यह है, आइंस्टाइन ने यही दिमाग लगाया, अगर इलेक्ट्रॉन बिना कोई टाइम लिए बाहर निकल रहा है तो पक्की बात है उसको जितनी भी एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो भी हैंड टू हैंड मिल रही है, एक साथ मिल रही है। और एक साथ मिल रही है इसका मतलब आ भी एक साथ रही है। एक साथ आने का मतलब ऊर्जा के बंडलों के रूप में आ रही है। तो उसने यही बात बोली। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो, इसमें टॉपिक लिखो पहले तो, आइंस्टीन द्वारा, आइंस्टीन द्वारा पीईई की व्याख्या। ठीक है, ये व्याख्या करेंगे, ये सारी बातें आपको समझा देंगे, क्यों विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर हो रहा है, क्यों विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य पर हो रहा है, क्यों टाइम नहीं लग रहा, ये सब समझा देगा अब आपको। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले ये जो बातें बोल रहे हैं ना, वो आपको माननी पड़ेगी। उसमें कोई बहस नहीं करेगा सर ये बात क्यों मान रहे हैं, वो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो बाढ़ में जाओ, मत समझो। ये बोल रहे हैं आइंस्टीन। ठीक है, पहले जो ये बातें बोलेंगे वो हमें माननी पड़ेगी, फिर उसको मानते हुए समझेंगे तो बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये मानो, लिखो, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार धात्विक सतह प्रकाश को, धात्विक सतह प्रकाश को ऊर्जा के बंडलों के रूप में, ऊर्जा के बंडलों के रूप में अवशोषित करती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन। ऊर्जा के बंडलों के रूप में अवशोषित करती है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो यह माननी पड़ेगी। अब बच्चों फोटोन आया, फोटोन के रूप में ऊर्जा आ रही है, फोटोन के रूप में प्रकाश आ रहा है, तो फोटोन किससे टकराएगा? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो पहली बात। अब दूसरी बात आपको यह माननी है कि आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन आपतित होते हैं धातु की सतह पर, तो एक टाइम पर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, कि पहले इससे टकरा गया फिर उससे टकरा गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होगा कि दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से एक साथ टकराएंगे। एक फोटोन की टक्कर एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन से होती है, यह बात भी आपको मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, और जब फोटोन की इलेक्ट्रॉन से बच्चों टक्कर होती है, तो ये जो टक्कर होती है प्रत्यास्थ इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। प्रत्यास्थ टक्कर कौन सी टक्कर होती है आप सभी जानते होंगे, जिसमें ऊर्जा हानि नहीं होती। तो ऊर्जा हानि नहीं होती, तो इससे क्या होता है कि सारी की सारी ऊर्जा फोटोन की हैंड टू हैंड, जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया किसको मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन को। और वो ऊर्जा अगर कार्य फलन से ज्यादा होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। अब वापस आपके दिमाग में आएगा सर ये आ सकता है क्यों बोल रहे हो? अब तो ऊर्जा जो है कार्य फलन से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पास और हैंड टू हैंड भी मिल गई, तो फिर अभी भी सकता है क्यों बोल रहे हैं? अब तो ये बोलना चाहिए हमें कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी समझाऊंगा। ठीक है, पहले एक दो पॉइंट लिखो आप। दूसरा पॉइंट लिखो, जब फोटोन, फोटोन सतह पर, धातु की सतह पर आपतित होते हैं, तो एक समय पर, एक समय पर एक फोटोन की टक्कर
एक इलेक्ट्रॉन से ही होती है, या एक इलेक्ट्रॉन से होती है, ऐसे लिख दो, एक फोटोन की टक्कर एक इलेक्ट्रॉन से होती है। तथा फोटोन अपनी सारी ऊर्जा तथा फोटोन अपनी सारी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखो, यदि दी गई ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हो, कार्यफलन से ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल सकता है। अब देखो बच्चों, सकता है क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या हिसाब किताब है, इसको आप ध्यान से समझो। बच्चों, धातु की सतह पर जब आएगी फोटोन, और फोटोन की टक्कर जब इलेक्ट्रॉन से होगी, तो यहां तक तो सारी बातें ठीक है कि सारी की सारी ऊर्जा किसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके साथ भी कुछ दिक्कतें हैं, उनको समझो। यहां देखो, ये मैंने धातु की सतह बनाई है, ठीक है, और धातु की सतह में बच्चों केवल फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी होते हैं। यहां पर बच्चों ये न्यूट्रल एटम भी तो होते हैं ना, ठीक है, ये परमाणु भी तो होते हैं ना, जो आवेश रहित होते हैं। अब मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हुआ क्या, आपने फोटोन आपतित किया, ये फोटोन आया, एक फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, और इसकी ऊर्जा भी मान लो बच्चों कार्यफलन से क्या है, ज्यादा है। तो जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, सारी की सारी ऊर्जा किसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, इसको ऊर्जा मिल गई। बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन को फोटोन से ऊर्जा मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक यादृच्छिक दिशा दिशा आती गति की। ऐसा नहीं कि वो आपके हिसाब से गति करेगा, जब ऊर्जा मिलते ही उसकी यादृच्छिक कुछ ना कुछ वेग होगा, उसकी दिशा कुछ यादृच्छिक होगी, जो किसी को ही पता नहीं होती। अब मान लो जैसे ही फोटोन की इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई, और मान लो इसका यादृच्छिक वेग भी ऊपर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ आ गया। तो बच्चों ये देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बस इसको करना क्या पड़ेगा, कार्यफलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन के आकर्षण में है। बस इसको कार्यफलन करना पड़ेगा, और बिना किसी टक्कर के किए हुए ये बाहर निकल जाएगा क्या। तो देखा जाए तो ये तो बहुत लकी इलेक्ट्रॉन हुआ, जिस पर फोटोन आपतित हो गया, सबसे ऊपर भी था, फोटोन आपतित हुआ, आपतित होते ही सारी ऊर्जा मिल गई, और बिना कोई टक्कर किए केवल कार्यफलन करना पड़ा और बाहर निकल गया। तो बच्चों, इस तरह जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बची ऊर्जा किसके रूप में आएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। और इस तरह जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, सबकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देखो ना, बिना कोई टक्कर किए बाहर आ रहा है। लेकिन बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन इतने लकी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, ध्यान से देखो, दूसरा केस ऐसे भी तो हो सकता है। ये मानो आपका इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है, ठीक है, आया फोटोन, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फोटोन की ऊर्जा बच्चों कार्यफलन से ज्यादा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पूरी ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलते ही इसके पास यादृच्छिक दिशा में कुछ ना कुछ वेग आएगा। तो बच्चों, ये वेग से भागने लगा, और जब ये भागा तो सबसे पहले इससे टकराया ऊपर वाले एटम से, ऊर्जा की क्या होगी, हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगी ऊर्जा। फिर उसके बाद फिर इससे टकराया, फिर ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी। और फिर मान लो अभी भी इसके पास अच्छी खासी ऊर्जा है, फिर इसने कार्यफलन किया, और फिर ये मान लो बाहर निकल गया। तो इस तरह जो बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसकी गतिज ऊर्जा पहले के कंपैरिजन में कम होगी कि ज्यादा होगी, पहले वाले कम होगी। मैं पूछूं आपसे क्यों कम होगी, तो आप क्या आंसर दोगे, आप बोलोगे कि सर इसने अंदर क्या कर ली, टक्कर कर ली। अच्छा बच्चों, मैंने यहां दो टक्कर बनाई, तो पक्की बात है ना, हमेशा दो टक्कर ही होती है, और सबकी दो टक्कर होती है। बच्चों, टक्कर अंदर जाके देखिएगा किसी ने कितनी होगी। तो यहां से एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लक्की नहीं होते यहां पे, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा से बाहर आए। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो टकरा टकरा के बाहर आते हैं, और जो जितना ज्यादा टकरा के बाहर आएगा, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी कम होगी क्या। इसीलिए बच्चों, जब प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि सारे इलेक्ट्रॉन समान गतिज ऊर्जा से बाहर नहीं आते, सबकी गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। कुछ की तो अधिकतम होती है, वो ये वाले होते हैं, फिर कुछ की उनसे कम, फिर और कम,
फिर और कम। बच्चों ये कम किस पे डिपेंड करेगा? टक्कर पे। जो जितना ज्यादा टकराएगा वो उतनी ही कम गतिज ऊर्जा से बाहर आएगा। अब ये सबका फिक्स तो नहीं है ना, सब दो ही टक्कर करेंगे, कोई 2 करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 10 करेगा, कोई 1000 करेगा, समझ रहे हो? तो जो जितनी ज्यादा टक्कर करेगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी कम होती जाएगी। और बच्चों मुझे बता सकते हो न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम कितनी हो सकती है? 0। क्योंकि जस्ट वो टक्कर करता करता कार्यफलन के बराबर ही ऊर्जा रहे, और फिर जस्ट बेचारा कार्यफलन करके बाहर आ जाए और कहते भाई मेरे तो चलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऊर्जा ही नहीं है, सारी किसमें हो गई? कार्यफलन में। समझ गए? तो न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो सकती है? 0। समझ गए? अब बच्चों ये 2 केस तो पॉसिबल है ही सही। एक चीज और देखो, यहां मान लो ये आपके वही न्यूट्रल एटम और ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है? आया आपका फोटोन, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है, ठीक है? इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलते इसके पास यादृच्छिक वेग आया, यादृच्छिक वेग आती बच्चों ये टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया। बच्चों टकरा टकरा के इसने अपनी सारी ऊर्जा क्या कर दी? मान लो लॉस कर दी, सारी ऊर्जा की हानि हो गई, या ऊर्जा इतनी बची नहीं कि कार्यफलन हो पाए। तो फिर ये कभी बाहर आ पाएगा क्या? तो बच्चों यहां मैं नो इमिशन लिख सकता हूं क्या? अब देखो ये तीसरा केस पॉसिबल है या नहीं है? है ना? तो इसका मतलब अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उसकी ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हो, तो बच्चों तीसरा केस भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा पक्का या आ सकता है? आ सकता है, इसीलिए सकता है लिखवाया है। समझ में आ गई बात? क्योंकि जो तीसरा केस करेगा वो वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, एक बात तो आपको यह समझ में आ जानी चाहिए अब, कि जब फोटोन आपतित होते हैं ना बहुत सारे, तो सारे के सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाते। बहुत सारों के साथ ही तीसरा वाला केस होता होगा, नहीं होता होगा? तो बच्चों बहुत सारे तो तीसरा वाला केस होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही नहीं पाते। जो फर्स्ट और सेकंड केस करेंगे वही इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल पाएंगे। एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए आपको। दूसरी बात आपको यह भी समझ में आनी चाहिए कि यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं सबकी गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। कारण क्या है? टक्कर। जो जितनी ज्यादा टक्कर गतिज ऊर्जा उतनी ही कम। न्यूनतम कितनी हो सकती है? अधिकतम वाला कौन होगा? जो बिना टक्कर किए बाहर आएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा बच्चों यहां अगर मैं ऊर्जा लिखूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई जो फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा, वो बच्चों कैपिटल ई मान लेते हैं, ठीक है? अच्छा ये ऊर्जा किस किस काम में जा रही है? सबसे पहले तो टक्कर हो रही है, ठीक है? तो टक्कर में वे ऊर्जा, इसको फिर क्यू बोल देते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है? कार्यफलन करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कार्यफलन करना पड़ रहा है। और फिर जब ऊर्जा बच जाती है तो फिर वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में आ जाती है क्या? गतिज ऊर्जा के रूप में आ जाती है। इसको अपन बोलेंगे केई, ठीक है? अच्छा यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? के ई बराबर ई माइनस फाइव माइनस क्यू। ध्यान से देखो। अच्छा ये क्यू क्या है? टक्कर में वे ऊर्जा। अच्छा टक्कर में वे ऊर्जा कितनी टक्कर हुई है किसी को पता है क्या? तो इसका मतलब अगर हमें ये नहीं पता, ये वेरिएबल है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अलग अलग है, तो बच्चों ये के भी अलग अलग आएगा क्या? तो ऐसे तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टक्कर में वे ऊर्जा हमें पता ही नहीं है। हमें जब यही पता नहीं है कितनी टक्कर हुई है, तो हमें यह भी पता नहीं है टक्कर में वे ऊर्जा कितनी है। ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगी, तो हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? अलग अलग। लेकिन बच्चों ये जो लक्की वाले इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए इस क्यू की वैल्यू कितनी होती है? क्यों 0 होती है? क्योंकि ये टक्कर नहीं करते। तो इनके लिए जो गतिज ऊर्जा आ जाएगी वो क्या आएगी? अधिकतम आ जाएगी। और इसको हम निकाल सकते हैं क्या? तो बच्चों मैं लिख रहा हूं, यदि टक्कर ना हो तो बच्चों क्यू कितना हो जाएगा? मतलब हम लक्की वाले की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों के ई क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा क्या? एंड दैट विल बी ई माइनस फाइव। और बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यहीं से अभी अपने सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसी इक्वेशन से अपने को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। और यहां से आपको यह भी समझ में आ गया होगा क्यों हम अधिकतम गतिज ऊर्जा ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बीच वाली तो किस पे डिपेंड करती है? टक्कर पे। और टक्कर का किसी को कुछ पता
नहीं है, इसीलिए आपको इसी इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। वो अधिकतम ही पूछता है, मैक्सिमम ही पूछता है। ठीक है, लिखो यहां तक। समझ में आ गया ना सभी को? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आंसर देना मुझे। एक फोटोन, अच्छा फोटोन नहीं, लाइट है जिसमें बहुत सारे फोटोन है। ठीक है, बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, और क्वेश्चन आपका यह है कि, और सब फोटोनों की ऊर्जा ऑब्वियसली कार्यफलन से बच्चों ज्यादा है। ठीक है, एक लाइट मैंने आपतित की जिसमें बहुत सारे फोटोन है और सबकी ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो सकता है। तीसरा वाला जाएगा ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव फंस जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। गवारो ध्यान से सुनो, एक फोटोन की अगर बात हो तो केवल तीसरा वाला केस होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन जब बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं तो एक साथ सारे तीसरा केस कर सकते हैं क्या? उसमें से कुछ फोटोन, मान लो मैंने 100 फोटोन आपतित किए, तो आपके कहने का मतलब है सर 100 फोटोन के साथ एक साथ तीसरा वाला केस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ के साथ तो फर्स्ट और सेकंड वाला केस होगा नहीं होगा, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ना, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो तो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पूछा तुमसे जान करके मैंने, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सर जब भी क्वेश्चन पूछते हैं ना हमेशा सकता है वाला आंसर होता है ना? दिमाग लगाया करो। हाँ, एक फोटोन की बात होती तो, कि एक फोटोन है, उसकी ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है, और हाँ बिल्कुल, वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, या निकल सकता है? अब सकता है, क्योंकि एक फोटोन है तो वो फर्स्ट भी कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, और केवल थर्ड भी कर सकता है। लेकिन बहुत सारे फोटोन आएंगे तो सारे के सारे एक साथ थर्ड केस करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तीनों केस एक साथ होंगे। जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? या कई मैक्स जरूर लिखना, अधिकतम है ये, नॉर्मल नहीं है ये। ठीक है, अब एक लाइन इसके नीचे लिखो। लिखो, पीईई में, पीईई में सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, पीईई में सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन एक समान गतिज ऊर्जा से, एक समान गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित नहीं होते। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए, अच्छा नहीं होते, पहले उसके बाद लिखो, क्योंकि, क्योंकि धातु के अंदर, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं, टक्कर करते हैं। अतः, अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए गतिज ऊर्जा की परास। बताओ बच्चों, गतिज ऊर्जा की परास क्या होगी? कहां से कहां तक? बोलो। बिल्कुल, गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की होगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की होगी, वो कहां से कहां तक होगी? 0 से के मैक्स तक होगी क्या? बच्चों, बीच वाली ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? टक्कर पे। वो हमें नहीं पता तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बच्चों हम अधिकतम तो बता सकते हैं ना। कोई पूछे अधिकतम वैल्यू तो कितनी? E-5। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई पूछे न्यूनतम कितनी, तो आंसर क्या आएगा? 0। पता है क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि एग्जामिनर बच्चों बहुत शाना होता है, वो सब समझता है कि आप क्या गलती कर सकते हो। वो पता है क्या करेगा? आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देगा, बहुत बड़ा सा, जिसमें बोलेगा भाई एक धातु है, कार्यफलन इतना है, इतने का प्रकाश आपतित कर रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या। और फिर आपसे नीचे आके पूछेगा न्यूनतम गतिज ऊर्जा बताओ प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की। लेकिन होगा क्या? जब तक तुम भावनाओं में बह चुके होंगे उस क्वेश्चन की, ठीक है, और तुम्हें लगेगा गतिज ऊर्जा पूछी है, तो तुम्हें एकदम से ये फॉर्मूला याद आएगा और तुम डायरेक्ट लगा के एक आंसर लाओगे, और वो भी ऑप्शन में दिया होगा। समझ गए? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन कि जल्दी निकलो, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। फाइनली पता आंसर क्या था? 0, क्योंकि उसने पूछा क्या था? न्यूनतम बताओ। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कार्यफलन के बारे में एक और बात करते हैं। बच्चों, कार्यफलन न्यूनतम ऊर्जा होती है क्या उत्सर्जन के लिए? मान लो आपने फोटोन की ऊर्जा न्यूनतम ले ली कार्यफलन के बराबर, तो जस्ट उत्सर्जन हो ही जाएगा ना, क्योंकि कुछ फोटोन जस्ट के ई मैक्स कितना ले लेंगे? 0, तो बाहर तो आ ही जाएंगे ना। तो E बराबर 5, ठीक है। तो जस्ट बच्चों उत्सर्जन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर कार्यफलन की डेफिनेशन ही क्या होती है? वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है। तो हमने E को 5 के बराबर कर दिया। अच्छा, E को 5 के बराबर करने के लिए मान लो उस समय हमने जो तरंगदैर्घ्य, जो आवृत्ति है, वो ली है न्यू नॉट, तो मैं E को एस न्यू नॉट लिख सकता हूं क्या? तो एस न्यू नॉट किसके बराबर? 5 के बराबर। इसी तरह मान लो मैंने उस समय जो तरंगदैर्घ्य ली है वो लेमडा नोट ली है, तो एस सी अपॉन लेमडा नोट बराबर क्या हो जाएगा? 5। बच्चों यहां न्यू नोट को बोलते हैं अवसीमा, दहली या संस्तब्ध आवृत्ति, ठीक है, क्योंकि ये दहली है, यहां पर ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होती है। समझ में आई बात? और यहां पर ये जो लेमडा नोट है, इसको भी क्या बोलेंगे? दहली, अवसीमा या संस्तब्ध तरंग दैर्घ्य। इस तरंग दैर्घ्य पर ऊर्जा किसके बराबर होगी? अरे बोलो, कार्यफलन के बराबर, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, इस न्यू नोट को मैं यहां लिख देता हूं, वैसे मैंने बता चुका हूं पहले इसके बारे में, ठीक है, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेमडा नोट, इसको न्यू नोट को न्यूनतम भी बोलते हैं क्या? न्यू मिनिमम। और इसको क्या बोलते हैं? दहली, ऑब्लिक अवसीमा, ऑब्लिक संस्तब्ध। बताया था क्या मैंने तुम्हें? संस्तब्ध आवृत्ति। ये जब भी दी होगी ना, तो समझ जाना आपको क्या दिया है? कार्यफलन दिया है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? लेमडा नोट या लेमडा मैक्स, ठीक है। और इसको भी क्या बोलेंगे? दहली, ऐसे ही लिख दूं क्या? लिख देना तुम, दहली ऑब्लिक अवसीमा ऑब्लिक संस्तब्ध, क्या? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और इस पर ध्यान रखना, ऊर्जा किसके बराबर होगी? कार्यफलन के बराबर, ठीक है। अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव अगर हमें करवाना है 4 पीईई, इतनी इंग्लिश तो चल जाएगी। पीईई के लिए बच्चों ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अच्छा, 5 के बराबर ऊर्जा कब होती है? न्यू नोट या लेमडा नोट पे। तो मान लो आप जो प्रकाश आपतित कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आवृत्ति है न्यू, तो बच्चों यहां से एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस न्यू नोट होना जरूरी है क्या? सही है ना? तो बच्चों एस से एच कट जाएगा, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू नोट निकल के आ गया क्या? तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है प्रकाश विद्युत प्रभाव में, तो आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा ही होनी चाहिए। समझ में आ गई बात?
तो जो बात हम प्रैक्टिकली देख रहे थे कि एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, वो यहां से समझ में आ गई क्या? देखो मैथमेटिकली अपने आप निकल के आ गई ना, क्योंकि अब क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि एक्चुअल में जब हम निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कर रहे थे ना, तब तो ऊर्जा किसके बराबर थी? कार्यफलन के बराबर। और उससे ज्यादा जैसी आवृत्ति लेते हैं तो ऊर्जा और बढ़ जाती है, E ग्रेटर देन इक्वल टू फाई हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और इससे कम लेते हैं तो इस न्यू नोट पर ऊर्जा किसके बराबर? कार्यफलन के बराबर। इससे कम आवृत्ति लेंगे तो ऊर्जा और कम हो जाएगी क्या? तो फिर उत्सर्जन हो पाएगा क्या? तो इससे कम पर इसलिए उत्सर्जन नहीं हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसको लेमडा के रूप में क्या लिख सकते हैं बताओ? एस सी अपॉन लेमडा। और फाई को क्या लिख सकते हैं लेमडा के रूप में? एस सी अपॉन लेमडा नोट। तो बच्चों यहां से लेमडा इज लेस देन इक्वल टू लेमडा नोट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो क्यों आपको एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश चाहिए होता था? क्योंकि विशिष्ट तरंग दैर्ध्य या निश्चित तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा किसके बराबर थी? कार्यफलन के बराबर। जैसे ही आप तरंग दैर्ध्य कम करते हो तो बच्चों लेमडा नीचे आता है कि ऊपर आता है? नीचे। तो लेमडा कम कर रहे हो तो ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ई ग्रेटर देन क्या बन जाता है? फाई बन जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही तू लेमडा नोट से ज्यादा बढ़ाते हो तरंग दैर्ध्य को, तो लेमडा नोट पर तो ऊर्जा फाई के बराबर थी, अब तुमने लेमडा बढ़ाया तो ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ऊर्जा कार्यफलन से कम हो जाएगी तो उत्सर्जन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात? तो जो बात हम प्रैक्टिकली देख रहे थे, जैसे ही हमने प्रकाश को फोटोन माना, ऊर्जा फोटोन के रूप में लिखी, सारी बातें अपने आप समझ में आने लगी क्या? समझ गए? अब इसका यूज करके हमें क्वेश्चन भी बनाने हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बच्चों चेक करने वाले बनेंगे कि बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा नहीं होगा, और कैसे कैसे बनेंगे ये भी देख लो। वो आपको फोटोन की ऊर्जा दे देगा, ठीक है, और 3-4 धातु की सतह दे देगा कि भाई एक्स है, वाई है और जेड है। फिर पूछेगा आपसे कि बताओ किससे प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, किससे नहीं होगा, कैसे चेक करोगे? भाई सिंपल सी बात है, फोटोन की ऊर्जा अगर आपके पास है तो आपको पता है आपके फोटोन की काबिलियत कितनी है। अब इसकी ऊर्जा जिसके कार्यफलन से ज्यादा होगी उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा, जिसके लिए E ग्रेटर देन फाई होगा उससे हो जाएगा, और ये ऊर्जा जिसके कार्यफलन से कम होगी उससे उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनर डायरेक्ट आपको ई देगा, इतना कोई आसान थोड़ी क्वेश्चन दे देता है कि भाई फोटोन की ऊर्जा ये, कार्यफलन ये, चेक करके बता दो। ऐसा तो नहीं करेगा। इस ऊर्जा को देने का तरीका क्या है? वो या तो आपको लेमडा देगा या फिर आपको न्यू दे देगा। तो आप फोटोन की ऊर्जा निकाल लेना। वो बोलेगा भाई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतना 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 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित कर रहे हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? तो तुम अपने फोटोन की ऊर्जा निकाल लेना और फिर देख लेना ये ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन से ज्यादा है या नहीं है। समझ में आ जाएगा क्या? तो एक तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहां से भी बनेगा। आपको पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए देहली, अवसीमा या संस्तब्ध आवृत्ति से ज्यादा की जरूरत है या उसके बराबर की जरूरत है? समझ में आई बात? और तरंग दैर्ध्य की टर्म में बोले तो देहली, अवसीमा, संस्तब्ध से कम की जरूरत है, क्योंकि कम करोगे तभी तो ऊर्जा बढ़ेगी ना तरंग दैर्ध्य के रूप में। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो बोलेगा कि भैया देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य है 5000 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही एक खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। देहली तरंग दैर्ध्य कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम एक धातु की सतह के लिए, ऐसा वो आपसे बोल देगा। फिर बोलेगा कि 4 ऑप्शन से बताओ, ये 4 ऑप्शन है, बताओ किससे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा। फिर 4 ऑप्शन देगा आपको। पहला 5500 एंगस्ट्रॉम, दूसरा 6000 एंगस्ट्रॉम, तीसरा थोड़ा सा पागल बनाने के लिए ताकि आप कैलकुलेशन में फंसो जबरदस्ती, और फोर्थ बताओ। फोर्थ आएगा ना? अरे दोनों आएंगे। अरे एक विशिष्ट आवृत्ति से कम चाहिए ना, ये विशिष्ट है, ये तो ज्यादा हो गई, तो इस पे तो ऊर्जा और कम हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। ये भी ज्यादा होगी, इस पे तो ऊर्जा और कम हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चों ये देखो, ये कमी तो है ना, उत्सर्जन तो हो जाएगा ना। मैं तो पूछ रहा हूं उत्सर्जन होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना, और इससे भी हो जाएगा। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछता कि सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? फोर्थ से। क्यों निकलेगा फोर्थ से ही सबसे ऊर्जा वाला? क्योंकि इसके लिए तरंग दैर्ध्य और कम है, तो फोटोन की ऊर्जा और ज्यादा होगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और ज्यादा होगी। समझ गए क्या? ठीक है, ऐसे तो बन ही सकता है। और बच्चों में विबग्योर में ही बना दूं तो
आपसे बोल दूं कि ग्रीन कलर की प्रकाश जो है ना वो डेली है, डेली तरंग दे रहे हैं। ग्रीन कलर वाली प्रकाश की तरंग दे रहे, डेली तरंग दे रहे हैं। तो बताओ कौन से कलर से उत्सर्जन हो सकता है, कौन से कलर से उत्सर्जन नहीं हो सकता? बिल्कुल, यहां लेमडा नोट है तो इससे कम पर ही संभव है। इससे ज्यादा पे तो फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों पीईई यहां तो नहीं होगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या तुम? और बच्चों में विबग्योर में तो पूछ ही सकता हूं, फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में भी कुदा के ला सकता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पता है क्या तुम्हें? विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, ऐसे याद है क्या? गामा से रेडियो की तरफ जाते तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। अच्छा मेरे को लिखवाना ही पड़ेगा, मतलब एक काम करो, इतना लिखो। भाई ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आंसर तो दिया करो क्वेश्चंस के। लिख लिया? क्वेश्चन अभी बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, EMW स्पेक्ट्रम। ठीक है? क्या होता है, जो ब्लैक बॉडी होती है, कृष्णिका जिसको बोलते हो तुम, ठीक है, उसको जब गर्म करते हैं तो 0 से लेकर अनंत तक की तरंग दैर्ध्य निकलती है। ठीक है? और फिर क्या करते हैं, जैसे कुछ पार्ट को कुछ नाम दे दिया, फिर उससे ज्यादा वाले को कुछ नाम दे दिया, फिर उससे ज्यादा वाले को कुछ नाम दे दिया, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे कम से स्टार्ट होता है बच्चों गामा। ठीक है? सबसे कम वाली कौन सी होती है, गामा। फिर उसके बाद बच्चों एक्सरे आती है आपकी। ठीक है? एक्सरे के बाद आता है यूवी। इसको याद करने का तरीका भी होता है, यामा और एक्स यूवी दोनों गाड़ियां होती है क्या? ठीक है, तो यहां से यहां तक तो ऐसे ही याद हो जाता है। फिर उसके बाद विजिबल आ जाता है तुम्हारा, ये तो तुम्हें सोते हुए पूछ लो। ठीक है ना? और कहां से कहां तक? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000, ये जरूर हमें पता होना चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद बच्चों विजिबल के बाद कौन आता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद बच्चों आ जाता है आपका माइक्रोवेव, और वापस रेडियो। ठीक है, ये रेडियो। और रेडियो में फिर लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो सब चलता है, अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इतना अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, यहां से जैसे विबग्योर में मैं बना रहा था ना, वैसे ही क्वेश्चन यहां भी बना सकता हूं। आपको पता है गामा से रेडियो की तरफ जाएंगे तो लेमडा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, और फोटोन की ऊर्जा कम होगी। होगी? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, इंफ्रारेड लैंप यूज में ले रहा हूं। ठीक है? और यहां थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, मतलब दहली तरंग दैर्ध्य इंफ्रारेड में है। ठीक है? तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि निम्न में से किस स्रोत से प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है। ठीक है? फिर मैं आपको स्रोत दूंगा, माइक्रोवेव वाला, रेडियो वाला, विजिबल वाला, यूबी वाला। तो आप जानते हो यहां अगर अपनी थ्रेशोल्ड है, यहां अपनी अगर देहली आवृत्ति या देहली तरंग दैर्ध्य है, या देहली तरंग दैर्ध्य मान लो, देहली तरंग दैर्ध्य यहां पर है, तो बच्चों इससे कम पर ही संभव है ना, इससे ज्यादा पर संभव। तो आंसर हो जाएगा विजिबल वाला और यूवी वाला। समझ गए? मैं आपको यूवी वाला दे दूंगा, भाई यूवी पर देहली आवृत्ति या देहली तरंग दैर्ध्य है, या फिर यहीं पर जस्ट इमिशन स्टार्ट होता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यहां से उत्सर्जन नहीं हो रहा, तो फिर कहां से होगा? तो सिंपल सी बात है, सारी बातें बच्चों एक ही है, क्योंकि अगर यहां से उत्सर्जन नहीं हो रहा
तो इससे आगे जाओगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, तब तो ऊर्जा और कम होगी, तो यहां से आगे तो वैसे ही संभव नहीं है, तो पीछे ही संभव है क्या? समझ गए ना, तरंग दैर्ध्य की टर्म में बात कर रहा हूं मैं सारी, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन यहां भी बनेंगे, लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन देते हैं एक। बातें नहीं? लिख लिया? चलो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। याद है ना तुम्हें? अब तो याद होना चाहिए, यामा एक्सयूवी विजिबल इंफ्रारेड को थोड़ा याद रख लो, तो ये माइक्रोवेव रेडियो भी तुम्हारे घर में ही काम आते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है? चलो लिखो, अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक प्रकाश सुग्राही सतह के लिए, एक प्रकाश सुग्राही सतह के लिए दहली तरंगदैर्घ्य, दहली तरंगदैर्घ्य, एक प्रकाश सुग्राही सतह के लिए दहली तरंगदैर्घ्य 5500 5500 एंगस्ट्रॉम है। तो निम्न में से किस स्रोत द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव है? ठीक है, अब मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, उसमें से आपको आंसर बताना है। बताओ। हम्म, क्या बोला था मैंने क्वेश्चन? एक प्रकाश सुग्राही सतह के लिए दहली तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम है, तो निम्न में से किस सतह के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, किस स्रोत द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव है? फिर ये 4 ऑप्शन है। लगाओ दिमाग, आंसर बताओ। किस स्रोत द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव है? तुम में थोड़ा दिमाग है या नहीं है? थोड़ा ही तो है ना, थोड़ा ही पूछ रहा हूं मैं इसीलिए। मुझे बताओ ये 5500 कहां पे आएगा? विजिबल में आएगा नहीं आएगा? तो मतलब विजिबल में आपकी ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड मतलब दहली वाली, ठीक है? अब इससे कम पर ही उत्सर्जन हो सकता है, इससे ज्यादा पर नहीं हो सकता। अब 4 ऑप्शन मेरे को दे, ऐसे तो नहीं दे रखा 5000 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? मुझे तो दे रखा है आई आर, यूवी, आई आर, एक्सरे। तो अपने को इसका मतलब ईएम वेव स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहां अगर विजिबल है तो विजिबल से कम पे जाओ, ज्यादा पे मत जाओ, क्योंकि ज्यादा पे तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, ऊर्जा सॉरी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। कम पे हो पाएगा तो कम कौन सा आ गया? यूवी और एक्सरे आ गया क्या? और देखो अपने ऑप्शन में दोनों है, ठीक है? तो दोनों आंसर हो जाएंगे, समझ गए? हाँ, मैं बोलूं कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला किससे निकलेगा? एक्स रे से निकलेगा, समझ गए? अच्छा बच्चों, पता है ये ऑप्शन में ये पावर क्यों दी है आपको? कंफ्यूज करने के लिए दी है। क्यों? क्योंकि कई लोग जिनको ज्यादा थ्योरी पता नहीं होती, वो सोचते अच्छा इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करवाना है तो ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा ज्यादा किससे आएगी? जिसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि पावर ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। जबकि बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव में पावर या तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का निकलना निर्भर कर रहा था, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है, किस पर निर्भर कर रहा था? आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य पर, समझ गए? तो ये पावर को देख के लोग बाग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए 100 वोल्ट सबसे ऊपर लिखा है, ठीक है?
तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा या नहीं होगा, आपको किससे देखना है, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य से। और अगर आपके पास फोटोन की ऊर्जा है तो उससे देखो। ठीक है, चलो लिखे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लिखें, लिखें। मेरा करेक्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ, लिखो क्वेश्चन लिखो। एक धात्विक सतह पर, सॉरी एक धात्विक सतह मत लिखो, ऐसे लिखो, प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य, प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर है, को धात्विक सतह P, Q, को धात्विक सतह P, Q तथा R पर आपतित किया जाता है। इनके कार्यफलन क्रमशः 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट तथा 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तथा 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो किस धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव है? किस धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव है? समझ गए क्या तुम? वही चेक करने वाला क्वेश्चन है क्या? चेक कैसे करना होता है? आवृत्तियां दी हो, तरंग दैर्ध्य दी हो, तो फिर हमें चेक करना आता ही है। विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति चाहिए, तरंग दैर्ध्य दी हो तो विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऊर्जा दी हो तो फिर फोटोन की ऊर्जा से चेक कर सकते हैं क्या? आर से हो जाएगा, बाकी उसे नहीं हो पाएगा है? अच्छा, अच्छा तुमने ये 400 नैनोमीटर का क्या किया? पहले तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो तो ठीक है, कोई नहीं करो तो भी चल जाएगा वो तो। लेकिन इससे कर क्या रहे हो, निकाल क्या रहे हो? फोटोन की ऊर्जा। आप अपने फोटोन को देख रहे हो वो कितना काबिल है, पहले उसको देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, 12/400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रोम बटो लेमडा। तो लेमडा कितना रखेंगे? 4000 एंगस्ट्रोम। अब 400 नैनोमीटर को 4000 एंगस्ट्रोम तो लिख ही सकते हैं ना। कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो भी उड़ जाएगा। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगी क्या? तो आपका फोटोन जो है उसकी काबिलियत बच्चों 3.1 जितनी है। अब ये ऊर्जा किससे ज्यादा है उसको देखो। ठीक है, बताओ ये ई 5p से ज्यादा है क्या? क्योंकि 5p बच्चों 2.5 है, 2.5 से 3.1 ज्यादा ही होता है, तो बच्चों यहां से उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस ई की वैल्यू और किससे ज्यादा है? आर से भी ज्यादा है क्या? क्यू से भी ज्यादा है क्या? अरे 3.13 से ज्यादा ही होता है। ठीक है, ये भी ज्यादा है, ये क्या है? क्यू। और फिर E लेस देन 5R आ रहा है क्या? क्योंकि R के लिए वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन है 3.5 और अपनी ऊर्जा कितनी है? 3.1, तो यहां उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो P और Q से हो जाएगा, R से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। अरे समझ में आ गया क्या? तो बच्चों ये चेक करने वाले क्वेश्चन होते हैं, चेक करके बता दोगे क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, और वो जो के मैक्स वाला फॉर्मूला आया था उस पे बात करते हैं। उस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या वैरायटी हो सकती है, सारी बातें हमें करनी है। ठीक है, तो पहले तो एक बार फॉर्मूला लिख के देखते हैं और उसका ऑपरेशन करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब रब कर रहा हूं मैं, ये लिख लिया होगा सभी ने। देखो इधर फॉर्मूला क्या आया था अपने पास अधिकतम गतिज ऊर्जा का? बोलो। के मैक्स इक्वल टू E-5। अच्छा यहां के मैक्स क्या होता है? किसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा?
फोटोन की नहीं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ई क्या होता है? ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? फोटोन की ऊर्जा। फाई क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले देखते हैं बच्चों की अगर हमें क्वेश्चन में ई की बात करनी हो, फोटोन की ऊर्जा, वो कैसे कैसे दे सकता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, फोटोन की ऊर्जा एक तो वो डायरेक्ट दे सकता है आपको कि भाई फोटोन की ऊर्जा इतनी इतनी है। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? वो आपको तरंग दे रहे दे दे, तो तरंग दे रहे दे दे तो आप हैंड टू हैंड इसको एस सी अपॉन लेमडा लिख सकते हो, और आवृत्ति दे दे तो एच न्यू लिख सकते हो। ये दो तरीके तो है ही सही। और सोचो बच्चों, मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रॉनों का, सॉरी, फोटोन का उत्सर्जन कैसे होता है, कुछ बेसिक बताया था मैंने आपको कि किसी भी प्रकाश के स्रोत से अगर फोटोन बाहर आ रहा है तो उसका उत्सर्जन कैसे होता है। हाँ, कुछ बताया था मैंने आपको कि ऊर्जा के क्रम होते हैं, स्तर होते हैं ऊर्जा के, और इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब फोटोन बाहर निकलता है क्या? तो बच्चों यहां से भी शानदार क्वेश्चन बनेगा। वो आपको बोलेगा, वो आपको ना तो लेमडा देगा ना न्यू देगा, वो आपको बोलेगा कि भैया हाइड्रोजन एटम है। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन बनाने का तरीका, वो बोलेगा हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 में कूद रहा है, संक्रमण कर रहा है, और इसके संक्रमण करने से बच्चों क्या बाहर निकला? फोटोन। तो ये जो फोटोन बाहर निकला, इसको धात्विक सतह पर आपतित किया हुआ है, इसका कार्यफलन दे देगा और फिर पूछेगा आपसे अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ। तो फिर अब फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए ना तो आपके पास लेमडा है ना आपके पास न्यू है, तो कैसे निकालोगे? आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम में n बराबर 4 में कितनी ऊर्जा होती है, n बराबर 1 में कितनी ऊर्जा होती है, और फोटोन की ऊर्जा आएगी E4 माइनस E1। समझे क्या? ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पता ही नहीं, पता तुम्हें? रटा हुआ है या नहीं है? -13.6, फिर -3.4, -1.51। अरे याद होना चाहिए, बेसिक होता है ये, वो भी लिखवाना पड़ेगा, लिखवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऊर्जा स्तर से किसी भी ऊर्जा स्तर में कूदा देगा और आपसे बोलेगा फोटोन बाहर आ रहा है, फिर फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालोगे? जहां से जहां कूदा दोनों को माइनस करके फोटोन की ऊर्जा निकालना, फिर ये बढ़िया टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बन सकता है बच्चों? मैं आपको तरंग का समीकरण दे दूं, प्रकाश तरंग आ रही है ना, तो उसका समीकरण दे दूं, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ऐसा ही तो होता है तरंग का समीकरण। तो बच्चों तरंग के समीकरण से आप जानते हो जो t का मल्टीप्लाई होता है ओमेगा, वो 2 पाई न्यू के बराबर हो जाएगा क्या? तो यहां से आवृत्ति निकल जाएगी क्या? और इसी तरह x y या z का मल्टीप्लाई क्या होता है? k। इसको तुम संचरण नियतांक भी बोलते हो, इसको 2 पाई बटा लैम्डा लिख सकते हो क्या? तो बच्चों देखो कितना शानदार क्वेश्चन बनेगा, वो आपको तरंग का समीकरण देगा डायरेक्ट कि ये समीकरण है, अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ। तो जिसको थोड़े बहुत तरंग के बारे में पता है उसको पता है यार तरंग के समीकरण से अपन क्या निकाल सकते हैं, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य दोनों निकाल सकते हैं क्या? और उस आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का यूज करके फिर यहां आके हम ई निकाल सकते हैं क्या, और फिर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्या? अरे समझे क्या? अच्छा, और सोचो, आपको अगर मैं पावर दे दूं और फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड दे दूं, निकल जाएगा क्या? क्योंकि फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड का फॉर्मूला क्या था? 5 गुणा 10 की घात 24 W इंटू लेमडा। तो डायरेक्ट बोलेगा भाई इतने पावर के स्रोत से इतने फोटोन प्रति सेकंड आपतित कर रहे हैं, किस पर? धातु की सतह पर। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ। तो इतने प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकले इतने पावर के स्रोत से, तो अपने को तो क्या चाहिए? फोटोन की ऊर्जा चाहिए ना, एक फोटोन की ऊर्जा। तो हम क्या करेंगे? लेमडा निकाल लेंगे और लेमडा निकाल के यहां पे आ जाएंगे, फोटोन की ऊर्जा निकल जाएगी। और तो क्या करेगा बच्चों, बहुत है। समझ गए? ठीक है, ये सब आ गया इसमें। अब कहीं भी बुक का आप क्वेश्चन उठा के देखना, फोटोन की ऊर्जा इनमें से सब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर आओ, ये क्या है? कार्यफलन। अच्छा, कोई कार्यफलन कैसे कैसे दे सकता है? तो डायरेक्ट बोलेगा कि कार्यफलन इतना इतना है। और क्या तरीका हो सकता है सोचो? देहली आवृत्ति या देहली तरंग दैर्घ्य हो सकता है क्या? क्योंकि अगर वो बोलेगा कि देहली आवृत्ति इतनी इतनी है तो हम इसको एच न्यू नोट लिख देंगे। अगर वो बोलेगा देहली तरंग दैर्घ्य इतनी इतनी है तो हम इसको एस सी अपॉन लेमडा नोट लिख देंगे। बच्चों ये बात ध्यान रखना, कार्यफलन देने के 3 तरीके हैं। डायरेक्ट देगा
या फिर आपको देहली आवृत्ति या देहली तरंगदैर्घ्य भी दिया हुआ है ना, तो आप ये मान के चलना कि आपको कार्यफलन दिया हुआ है। समझ गए? अच्छा, इसके बाद इधर आ जाओ, क्या पूछेगा? अधिकतम गतिज ऊर्जा तो पूछ ही सकता है, वो तो दिख ही रहा है। और सोचो इसका यूज करके क्या क्या निकाल सकते हो। के मैक्स आ गया आपके पास, बोलो। बिल्कुल, हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर लिख सकते हो क्या इसको? तो अधिकतम वेग भी तो निकाल सकते हो। अच्छा, अधिकतम वेग तो निकाल ही सकते हो। सोचो इस के मैक्स को तुम पी मैक्स स्क्वायर बटा 2m लिख सकते हो क्या? अधिकतम संवेग भी तो निकाल सकते हो। समझ गए? अब इससे ज्यादा कुछ ही नहीं होगा, इतना ही पूछेगा। समझ गए? तो ये सारा ऑपरेशन हो गया इसका। क्या पूछ सकता है, कैसे कैसे क्या दे सकता है, अब तो कुछ नहीं बचा। अब तो तुम्हें बस क्वेश्चन पढ़ना है और पहचानना है तरीका कौन सा है, और उसके हिसाब से अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सोल्व करके आंसर लाना है। समझ गए? इसको लिखो। मैं हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम लिख देता हूं। जा रहा है क्या तू? बोल रहा है ना थैंक यू सर? निकल रहा है क्लास से? हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ये मैं नीचे लिख देता हूं आपको। ये देखो, याद होना चाहिए, बहुत बेसिक होता है। ठीक है, नहीं याद होगा तो तुम सोल्व कर करके निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ तो जाएगा, लेकिन बहुत लेट आएगा। 5 तक लिखेंगे हम। 5 तक आपको रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले n बराबर 1 होता है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं ना। इसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये तो पूरी दुनिया को याद होती है, तुम्हें भी याद होती है ना। ये तो इसके ऊपर दिक्कत आती है। तो -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है n बराबर 2 के लिए। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे लिख दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ES लिख दिया। अच्छा, फिर ऊपर जाते हैं तो -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट निकल के आता है। ये होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3। और फिर और ऊपर जाएंगे तो -0.85। ठीक है, ये n बराबर 4 है, और ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और इसके बाद बच्चों n बराबर 5 -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। बस इतना बहुत है, इतना आपको बेसिक के तौर पे याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को कहीं भी किसी भी चैप्टर में कूदा सकता है, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 2, ऐसे। ठीक है, और ये ऊर्जा निकालते कौन से फॉर्मूले से? ये सब ऊर्जाएं निकालते कौन से फॉर्मूले से? हाँ, En बराबर -13.6 × Z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। और Z कितना 1 रख रहे हैं हम हाइड्रोजन के लिए? 1। तो n की वैल्यू रखते जा रहे हैं, ये सब ऊर्जा आती जा रही है। लिख लिया? चलो अब क्वेश्चंस पे आएंगे, और तरीका आपको देखना है क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से ई को पहचानना है, कैसे निकालना है। फाई के लिए क्या दिया हुआ है आपको ही देखना है, मैंने सब बता दिया है।
और क्वेश्चन में ऑब्वियसली लिखा होगा ही सही आपको क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आप थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से ही बता दूं। देखो यहाँ बच्चों अप्रोक्सीमेशन चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ वैल्यू ऐसी आएगी, काइनेटिक एनर्जी तक ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम हाफ एम वी स्क्वायर करोगे, वी को उधर ले जाके अंडर रूट के अंदर सोल्व करोगे, तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और एग्जामिनर भी इस बात को जानता है, तो यहाँ जब भी क्वेश्चन आता है ना आपका, तो एग्जामिनर जो ऑप्शन है वो थोड़े दूर दूर देता है, ताकि आप अप्रोक्सीमेशन में आंसर दे सके। कई बार तो खुद भी लिख देता है कि अप्रोक्सीमेशन में बता दो आप तो। ठीक है, और अगर ना दे, पास पास ही ऑप्शन हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता फिर उसका, करो सोल्व। ठीक है, चलो अब इधर देखो, ये रब कर देना। जैसे अंडर रूट 1 की वैल्यू तो सबको पता होती है 1, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7, इतना ही बहुत है, आगे नहीं जाना। अंडर रूट 4 कितना? 2, यहां तक तो सभी को पता होता है। ठीक है, आगे दिक्कत आती है ना, तो आगे क्या है, 0.2 का डिफरेंस होता है। अंडर रूट 5 होता है 2.2, अंडर रूट 6 होता है 2.4, अंडर रूट 7 होता है 2.6, अंडर रूट 8 होता है 2.8, अंडर रूट 9 अपने आप देखो तो आ गया ना 3, और अंडर रूट 10 होता है बच्चों पाई। ठीक है, इसके आगे नहीं पता, यहीं तक ठीक है, इतना याद कर लोगे बहुत है, रटना नहीं है। बेटे बेटे मत रटने लग जाना, अंडर रूट 6 2.4, अंडर रूट 6 2.4, रटना नहीं है इसको। जैसे मैंने तरीका बताया ना, वैसे याद रखना है, अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे अंडर रूट 6 आपको निकालना है, तो दिमाग लगाना, अंडर रूट 4 उसके बाद 2.2 का है, तो अंडर रूट 5 2.5, अंडर रूट 6 2.4, ऐसे। अंडर रूट 8 कोई आपसे पूछे तो दिमाग लगाना, अंडर रूट 9 3 होता है, तो उससे 0.2 कम 2.8। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेटा को ध्यान से पढ़ना, पहचानना और सोल्व करना। आसान सा क्वेश्चन लेंगे पहले, लिखो। आसान ही होते हैं वैसे यहाँ क्वेश्चन। लिखो, एक प्रकाश सुग्राही सतह, एक प्रकाश सुग्राही सतह के लिए कार्यफलन, के लिए कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है। इस पर प्रकाश, इस पर प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर है, को आपतित किया जाता है। बच्चों कार्यफलन तो डायरेक्ट है ही सही, इस लेमडा से आपको क्या मिलेगी? क्या मिलेगी इस लेमडा से? फोटोन की ऊर्जा, ऊर्जा नहीं फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो? के ई मैक्स और उससे रिलेटेड सब कुछ तो ज्ञात करें। अब मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा। के ई मैक्स का मतलब आप भी जानते हो, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। वी मैक्स का मतलब आप भी जानते हो, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग। और पी मैक्स का मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संवेग। तो शॉर्ट में लिख लो, फर्स्ट के ई मैक्स, सेकेंड वी मैक्स, थर्ड पी मैक्स। और बच्चों, क्योंकि मैंने आपको कार्यफलन दिया है, तो मैं आपसे देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य पूछ सकता हूं क्या? ठीक है, क्योंकि कार्यफलन है आपके पास। तो फोर्थ लिख लेना लेमडा नोट, लेमडा नोट ही निकाल लेना, न्यू नोट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिफ्थ के ई मिनिमम, हाँ 0। करो सोल्व सभी, आंसर बताओ, अप्रोक्सीमेशन लगा देना जहां तुम्हें लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ऐसा भी मत लगाना 5 को 10 लिख रहे हैं।
इलेक्ट्रोवोल्ट। अच्छा, के मैक्स को अब कैसे ओपन करेंगे अपन? लेमडा की फॉर्म में, न्यू की फॉर्म में? अरे कमारो, बोला करो। लेमडा की फॉर्म में। तो एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव को फाइव रहने दो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ है। तो 12400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम। लेमडा की वैल्यू कितनी रखेंगे? 4000 एंगस्ट्रॉम रख देंगे, माइनस फाइव की वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले तो सोल्व किया था ना हम लोगों ने ये, और 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट आया था। तो 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस हो गया तो कितना आ गया? 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट के मैक्स। तो ये निकल के आ गया। अच्छा, ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये किसके रूप में है? इलेक्ट्रोवोल्ट के रूप में है। ऑप्शन में जूल भी हो सकता है, ठीक है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है ये? 0.96 आ जाएगा क्या? गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? वी निकालना है। तो इसको क्या लिखें? हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर लिख दें क्या? और बच्चों ये 0.96 को वन ही मान लू क्या? मान सकते 0.96 को तो वन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ले लो 1 × 10⁻⁻19 जूल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां से बच्चों वी मैक्स निकालो। मैं अब अंडर रूट के अंदर लिख रहा हूं डायरेक्ट। टू तो ऊपर आ जाएगा और एम ई नीचे चला जाएगा। ये टू ऊपर आ गया, एम ई नीचे। बच्चों एम ई कितना? 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31। और इस 9.1 को भी अपन क्या मानेंगे? 9, ठीक है। तो अंडर रूट में 9 कितना होगा? 3। तो बच्चों ये अंडर रूट 2 ऊपर, नीचे 3, ठीक है। और पावर सेटल करो, कितनी पावर आ रही है अंडर रूट के अंदर? 10 की घात 12 आ रही है क्या? प्लस में देखो ढंग से, सही है ना? अच्छा, अंडर रूट 2/3 कितना होगा? 1.4/3। 1.4/3 करो, 3 × 4 = 12, फिर 3 × 6 = 18। तो कितना हो गया घमारो? ये लगभग 0.45 आ जाएगा, गुणा 10 की घात 6। तो इसको 4.5 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अपने को क्या निकालना है? अच्छा, पी मैक्स आप चाहो तो दो तरीके से निकाल सकते हो। तुम P बराबर अंडर रूट 2m के भी कर सकते हो, और अपने पास ये V है तो सही, P बराबर m × v भी तो होता है। तो तुम बताओ कैसे निकालें फिर? m × v कर लें क्या? अरे कोई यूं तो नहीं बोलेगा सर आपने वहां तो लिखा ही नहीं था। सिंपल सी बात है ना ये तो। m × v मैक्स तो 9.1 × 10⁻⁻31, और v मैक्स अपना निकल के आया था 4.5 गुणा 10 की घात 5। तो बच्चों 9 को 4.5 से मल्टीप्लाई करो, आप 1 को भूल जाओ, ये 0.1 को, तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 405, 40.5। ये आ जाएगा वाकई 40.5 गुना 10 की घात -26 kg/मीटर प्रति सेकेंड। लेमडा नोट के लिए किसका यूज करना है? कार्यफलन का। डेली आवृत्ति डेली तरंग दैर्ध्य बराबर कार्यफलन, ये मान के चलो। कार्यफलन दिया है, देरी आवृत्ति देरी तरंग दैर्ध्य दी है, डेली आवृत्ति डेली तरंग दैर्ध्य दी है, कार्यफलन दिया है, ठीक है। अभी मुझे किससे मतलब है? डेली तरंग दैर्ध्य से है। तो फाई बराबर SC बटा लेमडा नोट लिख सकते हैं। तो बच्चों लेमडा नोट कितना आ जाएगा? SC बटा फाई। और इस SC को तो हम जानते हैं ना कितना होता है? 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम, और फाई की वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट से इलेक्ट्रोवोल्ट उड़ गया,
अब 2.5 से काटो इसको, बिल्कुल ढंग से कटेगा ये। सही से कटेगा ये। 4960, 4960 आएगा बिल्कुल एंगस्ट्रॉम। ये भी लिखने की जरूरत है क्या? बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, बोर्ड पे लिख दूंगा तो। ये बात सही बोली तूने। हाँ, आदत पड़ गई सर है। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, और देखो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना, ये धातु की सतह, हमने इस पे क्या किया, प्रकाश को आपतित किया, ये प्रकाश आपतित किया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी धातु की सतह से जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, तो ये लंबवत बाहर निकलते हैं। ठीक है, धातु की सतह के लंबवत बाहर निकलते हैं, ऐसे एंगल बनाते हुए बाहर नहीं निकलते। हमेशा कैसे बाहर निकलते हैं, लंबवत। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पर बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहां लगा दिया। कैसा है ये, क्रॉस वाला। निकला किसकी वजह से बाहर, प्रकाश की वजह से। अपने को इसका वी कैलकुलेट करना आता ही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अपने जो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको उसकी गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी आती है। बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये विद्युत क्षेत्र में कैसे प्रक्षेपित होगा, लंबवत की समानांतर। देखो ध्यान से, अरे धातु की सतह ही है, ये धातु है, लंबवत ही आएगा ना। भैया आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे अंदर और ऐसे ही आ रहा है। अब इस पे क्या लगेगा, बल। और आपको ये पता होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो वो क्या करता है, वृत्तीय गति करता है क्या। तो ये घूमेगा नहीं घूमेगा। अच्छा कैसे घूमेगा ये बता सकते हो, ऐसे कि ऐसे, ऐसे कि ऐसे। देखो इस पर बल कैसे लगेगा, ये वी अंगूठे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल कहां आ रहा है, ऊपर नहीं नीचे। अरे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो नीचे लगेगा तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा क्या। तो बच्चों ये ऐसे घूमने लग जाएगा यहाँ पे, और ऐसे घूमेगा तो बच्चों यहां पर वृत्त बन गया। तो वृत्त की फिर क्या होती है, त्रिज्या। तो फिर इस त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता होगा, याद करो। ये देखो एक ही को याद है ना, तो आर बराबर एम वी बटा क्यू बी। और एम वी बटा क्यू बी तो होता ही है। इसको गतिज ऊर्जा के रूप में क्या लिखते हो, अरे गंवारो, एमवीपी होता है ना। तो अंडर रूट 2 m के ई अपॉन क्यू बी हो जाएगा क्या। अच्छा, और ये के ई कहां से निकल के आएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। के ई बराबर ई माइनस 5। अच्छा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, सबकी गतिज ऊर्जा सेम नहीं होती है, तो सब अलग अलग रेडियस से घूमेंगे। जो अधिकतम से घूमेगा उसके लिए के ई क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, मैक्सिमम। समझ गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, धातु की सतह है, प्रकाश आपतित किया, तरंग दैर्घ्य इतनी इतनी है। क्वेश्चन सुनना, तरंग दैर्घ्य इतनी इतनी है, कार्यफलन इतना इतना है। अब उस धातु की सतह के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो वृत्तीय गति करता है, तो उस वृत्तीय गति की त्रिज्या बताओ। तो तुम सोचना कि यार ये आ तो चुंबकीय क्षेत्र में रहा है ना, और चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पे जब गति करते हैं तो त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है। और वो आपसे पूछेगा कि त्रिज्या बताओ, और त्रिज्या भी कौन सी बताओ, अधिकतम बताओ। वो अधिकतम क्यों पूछ रहा हूं, मजबूर है, क्योंकि वो भी जानता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो सबकी गतिज ऊर्जा सेम। तो सबकी गतिज ऊर्जा सेम नहीं होगी तो सब अलग अलग त्रिज्या से घूमेंगे, तो सबसे ज्यादा वाली तो पूछेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वाली के लिए के क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम। और के मैक्स मैक्सिमम कहां से आएगा, वो लेमडा और फाई का यूज करके ई माइनस फाई से। समझे क्या। तो क्वेश्चन को बच्चों बड़ा बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक कर दो। जब तुम ये पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आता है, तुम्हें बताते नहीं कहां से आया, ये बोलते हैं एक चार्ज को प्रक्षेपित किया गया, यही तो बोलते हैं। ये लो यहां से किया गया, जुड़ गए दोनों चैप्टर।
ठीक है, लिख लो, आगे लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। कोई बात नहीं, दिमाग खुला नहीं खुला, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करना आया नहीं आया, बस इतना ही बहुत है। अरे ऑनलाइन वालों समझ में आ गया? बातें नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए फालतू की। और देखो बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक विद्युत क्षेत्र भी लगा सकता था, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे विद्युत क्षेत्र लगाता, तो जैसे आप किसी कण को ऊपर से फेंकते हो ना ऐसे सामने, तो वो यूं पैराबोलिक मोशन करता हुआ नीचे जाता है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे जाता। फिर आपसे पूछता ऊंचाई कितनी है, तो वहां तुम फॉर्मूला पढ़ते हो एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटा टू जी। पढ़ते हो क्या मैकेनिक्स में? वही फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, यू स्क्वायर बटा टू जी, लेकिन जी की बजाय आता क्यू ई बटा एम। ये समझ में नहीं आएगा ना, चलो रहने दो, नहीं बताओ नहीं बताओ, मतलब जब है ही नहीं क्वेश्चन तो क्यों बताऊं, मैं तो सोचने के लिए बोल रहा हूं आपसे। होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगता है ना, जी मान लो जी भी ऐसे ही लग रहा है, एम जी भी ऐसे ही होता है, और मान लो ये ई ऐसे लग रहा है, तो ये किसके बराबर? क्यू ई के बराबर। अच्छा यहां तुम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? एम ए बराबर एम जी, तो ए किसके बराबर होता है? अच्छा यहां निकालोगे तो एम ए बराबर क्यू ई, तो ए किसके बराबर आएगा? तो वो काम जो जी कर रहा है, यहां क्या कर रहा है? क्यू बाय एम। तो अंतर इतना करना होता है कि यहां तो तुम पार्टिकल फेंकते हो ऐसे, ठीक है, वी स्पीड से, तो ये ऐसे ऐसे नीचे आता है, वो जी के कारण नीचे आता है। ठीक है, तो तुम यहां एच मैक्स का फॉर्मूला क्या लगाते हो? यू स्क्वायर बटा टू जी, यही लगाते हो। अब यहां बच्चों मैं फेंक रहा हूं इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास तो कम होता है, तो इस पे जी तो लगभग लगेगा ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक रहा हूं, तो विद्युत क्षेत्र कैसे लग रहा है? नीचे। तो जो काम जी कर रहा है, कर रहा था नॉर्मल द्रव्यमान वाले पार्टिकल के लिए, इसके लिए कौन करेगा? ई करेगा क्या? और ये इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो फिर उल्टी उल्टी दिशा में फोर्स लगेगा, ऊपर लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इस पे ऐसे लगेगा, तो ऐसे नीचे आएगा क्या? अरे आएगा नहीं आएगा? तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगता है, सेम, क्योंकि देखो बिल्कुल सेम हिसाब किताब है। एच मैक्स का यहां भी यही फॉर्मूला लगता है, यू स्क्वायर बटा टू जी, जी का काम कौन कर रहा है? क्यूब है। ये लो, समझ गए? ठीक है, और बस यही मैं बोल रहा था कि ये काम तो मैं, अब ये चार्ज प्रक्षेपित कहां से किया? ये लो, धातु से कर लिया, तो यू स्क्वायर फिर कहां से आएगा? वो वी मैक्स स्क्वायर से। चलो कोई बात नहीं, हो गया बहुत, फालतू की बातें नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मत समझो उसको, नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लो। ठीक है, नहीं आएगा आपकी इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा दिमाग हमारा खुला होता है, तो बाकी जो क्वेश्चन लगते हैं वो फिर आसान लगते हैं, कि ये क्या बचा फिर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो आप जल्दी से, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, लिखो। प्रकाश, प्रकाश जिसकी आवृत्ति, प्रकाश जिसकी आवृत्ति 10 रेस टू दी पावर 14, 10 रेस टू दी पावर 14 हर्ट्ज है, 10 रेस टू दी पावर 14 हर्ट्ज है, को एक धात्विक सतह, को एक धात्विक सतह, इस बार आवृत्ति की फॉर्म में चल रहा है, को एक धात्विक सतह जिसके लिए, जिसके लिए अवसीमा आवृत्ति, जिसके लिए अवसीमा आवृत्ति 7 गुणा 10 की घात 13, 7 इंटू 10 रेस टू दी पावर 13 हर्ट्ज है, 7 इंटू 10 रेस टू दी पावर 13 हर्ट्ज है, पर आपतित किया जाता है, पर आपतित किया जाता है।
बच्चों सिंपल वही क्वेश्चन है क्या, बस इस बार इक्वेशन को किसकी फॉर्म में ओपन करना पड़ेगा, आवृत्ति के रूप में। ई की जगह तो क्या लिखोगे, एच न्यू, और फाई की जगह एच न्यू नॉट। समझ गए, और वही चीजें कैलकुलेट करनी है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ज्ञात करें, जल्दी से लिखो। नीचे लिखो के मैक्स फर्स्ट, और सेकंड लिखो वी मैक्स, बस इतना ही कर लो, आपको ही पता है आगे पी मैक्स वगैरह भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बीस पॉइंट आठ, हाँ तो 20 मान लो उसको। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ई के मैक्स बराबर मैं लिखूंगा ई माइनस फाइव की जगह एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नोट, और तुम अब जब एच को जिसमें रखोगे उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। एच को इलेक्ट्रोवोल्ट में रखेंगे तो इलेक्ट्रोवोल्ट में ऊर्जा आ जाएगी, एच को जूल में रखोगे तो जूल में आ जाएगी। तो जूल में रख देते हैं क्योंकि हमें वी भी निकालना है फिर। तो जूल में कितना होगा, 6.62 गुना 10 की घात माइनस 34। न्यू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पर, 10 की घात 14 माइनस 7 गुना 10 की घात 13। यहां से आपको साफ दिख रहा होगा क्या कॉमन आएगा, 10 की घात 13। तो यहाँ 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 3 को मल्टीप्लाई करो 6.62 से 19.8 आएगा। तो 19.8 लिख तो देंगे, बाद में 20 मान लेंगे। और 10 की घात कितना हो जाएगा, ये माइनस 21 हो जाएगा। ये क्या आएगा, जूल। और लगभग में मैं इसको क्या लिख दूंगा, 20 गुणा 10 की घात माइनस 21 जूल। ठीक है, और इसको आगे काम में ले लेंगे हम सेकंड वाले क्वेश्चन में हाफ एम वी स्क्वायर करने में। तो हाफ एम ई इंटू वी मैक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 20 गुणा 10 की घात माइनस 21। और फिर वी मैक्स निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर ले लेंगे, 2 गुना 10 की घात माइनस 20 हो जाएगा, ऊपर ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31। तो बच्चों ये 2 2 1 2 बाहर, और 9 का 3 बार। ठीक है, 10 की पावर कितनी है बन रही है, 10 की पावर कितनी बन रही है, 10 नहीं, अभी तो 11 बन रही है। अच्छा, 10 की पावर 11 को कैसे सोल्व करते हैं रूट में, ऐसा तो नहीं है ना इसको 10 की घात 5.5 लिख दोगे, तो फिर क्या तरीका अपनाए, इसको इवन नंबर बनाए क्या, सम संख्या बनाने के लिए एक 10 को अलग कर दो, और तो क्या है, एक 10 को अलग करोगे तो अंडर रूट 10 आ जाएगा, और इधर 10 की घात 10, तो ये तो 5 हो जाएगा अब। लेकिन ये अंडर रूट 10 की वैल्यू हमें पता है क्या, पाई के बराबर होती है ना। तो ये 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, और बच्चों अप्रोक्सीमेशन में तो तुम 3 को भी पाई से उड़ा दो, 3.14 ही तो होता ही है। ठीक है, तो लगभग में कितना आ गया, 2 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको करने हैं। मॉड्यूल में, इल्यूस्ट्रेशन में, उदाहरण में 5 6 10, 5 6 10। ठीक है, बिगिनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 1, बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 में 4 to 9, 4 to 9 सारे। इसके बाद 12, 19, 20, 21, 23। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो बच्चों कार्यफलन वाले हैं, वो कार्यफलन देके आपसे पूछता है अधिकतम तरंग दैर्ध्य बताओ जिसपे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, एससी बटा लेमडा नोट। ठीक है, कहीं में आपको अधिकतम तरंग दैर्ध्य दी हुई है, फिर पूछा है कार्यफलन बताओ, या फिर आवृत्ति दी है देली वाली, फिर पूछा है कार्यफलन बताओ, तो ये तो गेम खेल लोगे ना।
ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 2, 7, 13, 28, 32, 40, 44। एक्सरसाइज 3, 1, 3, 8, 9, 11, 1, 3, 8, 9, 11। रेस लाए हो तुम? लाए हो? लाओ दो रेस। लाओ इधर दो, दो इधर दो। बच्चों रेस में एक तो पेज नंबर बोल देता हूं, 144। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस इतना ही है। बाकी क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा है यहाँ पे, तो पढ़ेंगे जब आएगा। ठीक है, इतना ही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लेना बस इसमें। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो फॉर्मूले आज पढ़ाए हैं याद होना चाहिए आपको, तरीके याद होने चाहिए। थोड़ा सा रिवाइज करना, क्वेश्चन जो कराए उसको भी रिवाइज करना।